सो हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ रिसर्च अनप्लग्ड। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीतम। आज हम इन भैया से बातें करेंगे, इनके एक्सपीरियंसेस थोड़ा जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इनकी पीएचडी लाइफ कैसी रही। तो आइए हम लोग वेलकम करते हैं आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर प्रीतम का। थैंक यू। हेलो भैया, कैसे हैं आप? हाँ, बढ़िया है। अभी तो खत्म हो गया पीएचडी, तो बढ़िया है। हाँ, तो कैसा रहा जर्नी, कैसा रहा? जर्नी हम लोग दो चीज बोल सकते हैं कि एक तो बहुत सुखद जर्नी किसी इसको बोल नहीं सकते, बट बहुत कुछ सीखने को मिला। दैट इज द पॉजिटिव थिंग व्हिच आई लुक अप टू। तो मेरे हिसाब से सबको यही देखना चाहिए। पीएचडी ऐसा नहीं, हार्डली किसी के साथ होता है कि पीएचडी बहुत ही अच्छी चले जाएगी, जो तुम सोचोगे, जो आप सोचोगे वो एकदम वैसा ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा आपको डेटा मिलेगा या और आपका प्रोजेक्ट एकदम टाइम पे खत्म होगा। ऐसा होता नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस पे। तो आप प्रॉब्लम्स आप आएंगे, प्रॉब्लम्स को आपको टैकल करना सीखना पड़ेगा कि हर प्रॉब्लम शायद आपसे सॉल्व ना भी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वो कभी सॉल्व नहीं होगा। आपका जरिया बदल सकते हैं आप थोड़ा। राइट। तो आपका वही देखना है कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, मान लीजिए ए टू बी जा रहे हो, तो सिर्फ यही रास्ता है क्या, या फिर बी पहुंचने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता है? राइट। तो अगर आप चैलेंजेस लेते रहे तो पीएचडी हो जाएगी टाइम से ही। और थोड़ा टफ प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि हमें चूज करना चाहिए, ताकि उससे ज्यादा सीखने को मिलता है। बट लेकिन अगर प्रॉब्लम टफ है तो होता है रिस्क भी ज्यादा है, राइट? हाँ, रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। ये तो दुनिया का फंडा ही है। नहीं तो बहुत ऐसे जगह पे भी है आजकल भी कि आप पीएचडी टाइम पे भी मिल जाएगा, लेकिन आप ज्यादा कुछ शायद सीखेंगे नहीं। राइट। और उसके आगे वाली जर्नी थोड़ी सी। हाँ, तो आगे वाली जर्नी में शायद हो सकता है इमीडिएटली आपको कुछ मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में वो थोड़ा दिक्कत दे सकता है। राइट। क्योंकि आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाएंगे तो मेरे ख्याल मेरे मुताबिक वो आपको लॉन्ग टर्म में कभी दिक्कत और नहीं देगी। क्योंकि पीएचडी सिर्फ ऐसा नहीं है कि पीएचडी के बाद ही लाइफ खत्म हो जाता है, उसके बाद प्रॉब्लम बढ़ता ही है, प्रॉब्लम घटता कभी नहीं है। तो भैया आप आपने डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से पीएचडी कंप्लीट की, तो आप अपना थोड़ा टाइमलाइन बताइए, एकेडमिक टाइमलाइन, और अपने रिसर्च के बारे में अगर थोड़ा आप बताना चाहें तो आप बताइए। मैंने पीएचडी स्टार्ट किया था अगस्त 2019 में, लेकिन ज्वाइन करने के बाद पहले हमारा कोर्स वर्क होता है। कोर्स वर्क होने के तुरंत बाद ही कोविड आ गया। तो कोविड की वजह से हमें, जैसे हम सबको पता है कि लॉकडाउन आया था और पूरा इंस्टीट्यूट बंद था 6-7 महीने के लिए। फिर हम लोग वापस आए, फिर से स्टार्ट किया, फिर से सेकेंड वेव आ गया, फिर से कुछ दिनों के लिए बंद था सब कुछ, बट हम में कुछ लोग अलाउ था, उसमें मैं था, तो मैं कैंपस में ही था। बट बहुत कुछ चीजें तब कॉन्स्टेंट थी, लाइक आपको रेगुलर बेसिस पे सप्लाईज थोड़ा कम हो गया था, इंटरेक्शन आपके पी सुपरवाइजर से, लैबमेट से बंद हो गया था। तो उस हिसाब से थोड़ा डिले हमें तब हुआ। उसके बाद से फिर लॉकडाउन जब खत्म हो गया, उसके बाद से ठीक ठाक, तो 2022 से ऑलमोस्ट सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया था। वो बीच में 2 साल थोड़ा दिक्कत दिया, इसीलिए मेरा पीएचडी खत्म होते होते 6 साल लग गया। बट वही है, अगर वो कोविड नहीं होता तो शायद 5 साल के अंदर ही हो जाता। और एज ए फर्स्ट पीएचडी स्टूडेंट भी थोड़ा लैब सेटअप का भी जिम्मा रहता है फर्स्ट स्टूडेंट के ऊपर, तो वो भी रहा। तो इसमें भी थोड़ा टाइम जाता ही है, सबको पता है। तो थोड़ा रिसर्च के बारे में अपने बताइए ना। हाँ, मेरा जो मेन ब्रॉडर फील्ड है वो केमिकल बायोलॉजी, आजकल केमिकल बायोलॉजी बोलते हैं, या फिर अगर थोड़ा पुराने टाइम पे उसको बायो इनऑर्गेनिक भी बोलते थे, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन अभी उसमें बहुत सारे बायोलॉजी पार्ट हमारा ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए अभी इसको केमिकल बायोलॉजी। और ये थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी है, क्योंकि इसमें बायोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसको केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल सिस्टम्स पे। यस, बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस। ओके। तो मेरा जो रिसर्च था उसका 2 पार्ट है। पहला पार्ट है जो मेटल आयंस होते हैं, वो अगर आपके बॉडी में एक्सेस हो जा रहा है तो उसकी वजह से डिजीजेस हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए किलेटर मॉलिक्यूल यूज करते हैं हम लोग। बट वो किलेटर मॉलिक्यूल भी अगर ज्यादा यूज हो रहा है तो फिर वो नेसेसरी जो मेटल आयंस है वो भी वो ले सकता है, बॉडी से निकाल सकता है।
तो उसके लिए एक हमने वे निकाला है कि हम लोग ऐसा मॉलिक्यूल डिजाइन करेंगे कि जब वो लाइट यूज करेंगे हम लोग, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस बोलते हैं, मतलब उसमें केमिकली हम लोग कोई स्टिमुलाई नहीं दे रहे, तो जब हम लोग वो लाइट देंगे तब वो मॉलिक्यूल एक्टिवेट होगा एंड ओनली तभी वो मेटल आयंस को वो अपने वो लेके बाहर कर सकता है बॉडी से, ताकि वो और कोई खराब इफेक्ट ना करे बॉडी को। तो यही एक मेरा पहला काम था। और जो दूसरा और तीसरा काम था वो है वही मॉलिक्यूल, नया मॉलिक्यूल डिजाइन जो और भी सिंपल बनाना, बहुत सिंपल हो। किलेटर मॉलिक्यूल्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो होता है, उसको थोड़ा सिंथेसिस थोड़ा टफ होता है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस जैसे मॉलिक्यूल हम लोग लैब में बनाते हैं वो थोड़ा टफ होता है, कभी कभी बहुत मल्टी स्टेप सिंथेसिस बोलते हैं। तो उसको स्टेप्स को कितना कम करेंगे, जितना कम करेंगे तो उसका यील्ड बढ़ता है, तो उतना ज्यादा अमाउंट हमें मिल सकता है एक बार रिएक्शन करके। और हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल्स बोलते हैं जिससे हम लोग स्टार्ट करते हैं एक रिएक्शन, वो कम यूज होता है, तो पैसा बचता है थोड़ा। तो ऐसे हम लोग सेकंड वाला जो मेरा सेकंड काम था वैसे एक नया मॉलिक्यूल डिजाइन किया, और वो एज ए किलेटर बहुत अच्छा काम करता है। और जो थर्ड है, तो जो पहला था कि हमने किलेटर बनाया उसको एक्टिवेट किया, लाइट की। हाँ, और जो थर्ड काम है, जो किलेटर है उसको डीएक्टिवेट कैसे करें। ओके। तो बेसिकली फर्स्ट एंड थर्ड वो एक दूसरे का ऑपोजिट काम, ओके, ताकि दोनों ही बेसिकली टूल्स हमारे पास रहे। राइट। सेल्स में जरूरी है ना वो। हाँ, सेल्स में मेटल आयंस का वो मतलब एक एबंडेंस जो बोलते हैं वो ऑप्टिमल रखने के लिए। तो यही मेन था। और जो मतलब कि लाइट आपने डाला, वो प्रोब हुआ, उसने अपना काम करना शुरू किया, एक्टिवेट किया और उसको डीएक्टिवेट कैसे करना है। वो डीएक्टिवेशन के लिए वो मॉलिक्यूल का डिजाइन थोड़ा अलग है, बट काम सेम, क्योंकि वो खुद से डीएक्टिवेट नहीं होगा। खुद से डीएक्टिवेट नहीं होगा, ओनली लाइट यूज करेंगे तभी वो डीएक्टिवेट। राइट, ये भी एक फाइंडिंग रही होगी आप लोग के पास। हाँ, ये हम लोग रिसेंटली पब्लिश करेंगे, तो वो भी एक काफी अच्छा काम है। मतलब ये आप कहें तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, थोड़ा फार्मास्यूटिकल मेडिसिन। तो भैया इस पे क्या पेटेंट वगैरह आप लोग नहीं लिख रहे हो? अभी तो पेटेंटेड नहीं किया, लेकिन पब्लिकेशंस एक दो आ गया है। और पब्लिकेशन होने के बाद आप लोग इसकी तरफ भी जाओगे? हाँ, शायद हम लोग जा सकते हैं। राइट, क्योंकि फार्मास्यूटिकल अगर ये काम है या फिर उस इंडस्ट्री के लिए काम है, तो मुझे लगता है कि पेटेंट कराना बहुत ज्यादा है। इस टाइम बायोटेक्नोलॉजी और केमिकल बायोलॉजी में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, और ये आने वाले फ्यूचर की नीड भी है। अगर आप देखो पेटेंट है, क्योंकि इन एकेडमी को थोड़ा इंडस्ट्री वाइज भी सोचना पड़ेगा, ताकि हम इन्वेस्टमेंट मतलब हमारे ऊपर जो हो रहा है थोड़ा आउटपुट अगर हम भी दे सके तो हम ही सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। तो वो मतलब लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा होता है। जैसे बाहर के यूनिवर्सिटीज में ऐसा ही मोस्टली होता है कि वहाँ पे मान लीजिए कोई एक लैब से कुछ एक पेटेंट फाइल किया, तो जब कोई इंडस्ट्री उसको परचेस करता है तो एक 70% ऑफ अमाउंट ऑलमोस्ट वो यूनिवर्सिटी को जाता है। 30% ऑथर्स एंड जो जिन्होंने काम किया, तो वो 70% से वो बाकी और रिसर्च वो के लिए फंड दे सकते। तो ये इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन काफी जरूरी है। तो वही हमें और ज्यादा करना चाहिए। राइट। इंडिया में इंडस्ट्री और एकेडमिया का कोलैबोरेशन थोड़ा और अच्छा हो तो सबके लिए ही अच्छा है। राइट। काफी अच्छा काम है। मतलब पता नहीं, मतलब हमारे फिजिक्स बताऊं तो थोड़ा कम काम हो रहा है इन सब चीजों में। मतलब इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन थोड़े से कम है। कुछ ऐसे फील्ड्स हैं, क्वांटम की कुछ फील्ड्स हैं, उस क्वांटम टेक्नोलॉजी की फील्ड्स हैं, उसमें थोड़ा सा काम हो रहा है, जिसमें इंडस्ट्रियल कुछ है ओवरलैप। बाकी जो प्योर थ्योरी फंडामेंटल वाली जो फील्ड्स है उसमें थोड़ा सा काम हो रहा है। और पता नहीं उसमें मतलब कैसे हम और इंडस्ट्री ला सकते हैं, वो थोड़ा इंडस्ट्री का मेन मोटो वही एक ही होता है कि उनको पैसा कैसे बनाना है। राइट। तो वो मोस्टली वैसे ही फील्ड पे ही इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको कुछ रिटर्न मिले, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन दादा आपको नहीं लगता कि फंडामेंटल्स भी जरूरी है? ऑब्वियसली मेरा स्टार्टिंग वो फंडामेंटल से ही था। लाइक जो हमारा मेन है ये सब थ्योरी फंडामेंटल्स से ही आया है। कैसे हम लोग एक मॉलिक्यूल और लाइट यूज करके ये कर सके। थ्योरी पूरा जो बैकग्राउंड है इसका पूरा फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री से ही है। फोटोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस, ये सब
और लाइट के प्रेजेंस में क्या चेंजेस होता है एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, ये पूरा ही एकदम बेसिक केमिस्ट्री है। तो वही अगर आप अभी एप्लीकेशंस पे अगर आ रहे हैं तो आप कैसे उसको यूज करें, उसके ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशंस फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में यूज हो सकता है। राइट। तो भैया और एकेडमिक टाइमलाइन आपकी कैसी रही, मतलब आपने अपना अर्ली मतलब 12th के बाद से आपने कहाँ से क्या क्या किया वो मेरा बीएससी बर्धमान यूनिवर्सिटी से था 2017, और उसके बाद मेरा एमएससी था पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, वो 2019 में हुआ। उसके तुरंत बाद ही मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। उसके बाद से ही पीएचडी अभी खत्म हो चुका था, लास्ट 2025 में मेरा पीएचडी खत्म हो चुका है। तो अभी मैं पोस्ट डॉक के लिए अभी देख रहा हूँ, और मिल जाएगा ही कैसे। राइट मिल जाएगा वो तो भाई फिक्स ही है, क्योंकि इतना बेहतरीन काम है आपका तो मिलना ही चाहिए। ठीक है भैया, और एक चीज और मुझे इसमें क्लियर करनी थी कि कितना काम आपकी लैब में, कितना परसेंटेज काम थियरी का होता है और कितना परसेंट काम होता है एक्सपेरिमेंट का? हमारे लैब में तो प्योरली वेट लैब काम होता है, मतलब बेंच पे ही मोस्टली काम होगा। और तो अगर आइडिया है तो उसको ही बस थियोरेटिकल काम मान सकते हो। बाकी तो पूरा ही सारा काम एक्सपेरिमेंटल होता है। 80% काम 90% ही मान लेते हैं। ओके 90% काम हमारा एक्सपेरिमेंटल होता है, क्योंकि पहले हमें सिंथेसिस करना पड़ता है, उसके बाद थोड़ा बायोकेमिकल स्टडीज करना पड़ता है। बायोकेमिकल स्टडीज के बाद हम लोग जाते हैं सेल कल्चर स्टडीज, या फिर और अगर हायर इफेक्ट देखने के लिए एनिमल मॉडल्स वगैरह। ओके। तो इसमें अगर मान लीजिए किसी को आना है और उसने सिर्फ थ्योरी की है, या आप कह दो कि उसको इतना अच्छा सेटअप मिला नहीं एमएससी में, और उसको डायरेक्टली अभी वो पीएचडी में है और उसको आपकी लैब में या किसी की लैब में काम करना है, उसमें जैसे आपने बताया 90% काम एक्सपेरिमेंटल है, तो क्या करना चाहिए उसको? कि उसको प्रीरिक्विजिट है या फिर आके ही सीख लेगा? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा भी जो एमएससी था वो थ्योरी बेस्ड पे ही था। मैंने एक इंटर्नशिप भी किया था, वो इंटर्नशिप में थोड़ा मैंने बस ऑर्गेनिक सिंथेसिस सीखा था। वो 2 महीने का इंटर्नशिप था। उसके बाद आके मैंने सब कुछ यहाँ से फिर से ही सीखा ऑलमोस्ट। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको सब कुछ जान के आना है, कुछ ऐसा जान के आना नहीं, बस अपना बेसिक्स ठीक रखें, अपना पढ़ाई ठीक से करें बीएससी एमएससी में, तो यहाँ पे आके आप सब कुछ कर सकते हैं। अपना नेट और गेट अच्छे से दे, क्वालिफाई कर, तो आइदर में या फिर आईआईटीज में और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप ऑब्वियसली पीएचडी के लिए मतलब थ्रू आउट द जर्नी आप सीख सकते हो। इसमें कुछ सीख के आने की जरूरत नहीं, कुछ सीख, बस बेसिक्स, आपका बेसिक थोड़ा स्ट्रांग हो, तो वो आप बहुत अच्छे से पीएचडी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो ये कैसे कोई डिसाइड करे? जैसे मान लीजिए मैं अगर एमएससी कर रहा हूँ केमिस्ट्री में ही, जैसे आपने एमएससी की होगी, तो कई सब्जेक्ट रहते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, ये तो 3 मेजर है। तो इसमें क्या पता मुझे 2 में इंटरेस्ट आ रहा हो, क्या पता मुझे 3 में इंटरेस्ट आ रहा हो, तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि इसमें जाना चाहिए मुझे? ऐसा एक्चुअली जब अभी कोई अगर रिसर्च करने आ रहा है, वो आके देखेगा उसको सब कुछ का जरूरत पड़ सकता है। उसको ऑर्गेनिक भी लगेगा, उसको इनऑर्गेनिक भी लग सकता है, उसको फिजिकल भी लग सकता है, क्योंकि हम लोग जैसे सिंथेसिस कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स मेटल से काम कर रहे हैं, वो इनऑर्गेनिक का पार्ट आ जाता है। हम लोग जो प्लॉटिंग वगैरह जो टेक्निक्स से करते हैं, जैसे ईवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया और बहुत कुछ टेक्निक्स है, तो उससे हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, जो मेन डेटा का इंटरप्रिटेशन होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाता है। तो ऐसे सारे फील्ड वो इंटरकनेक्टेड ही है। तो ऐसे एज सच किसी को नहीं बोल सकते कि यही फील्ड में तुम जाओ तो ये जैसे होगा। सब कुछ तो मान लीजिए मेरा ऑर्गेनिक में ही सिर्फ इंटरेस्ट है, हाँ, तो फिर ऑर्गेनिक प्योर ऑर्गेनिक लैब्स में भी बहुत अच्छा काम हो जाएगा अगर आपको सिर्फ ऑर्गेनिक में ही काम करना है। क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत सारा डिफरेंट हम लोग तो ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, उसके बाद भी बहुत सारा डिविजन होता है, जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री हो गया, टोटल सिंथेसिस हो गया, या फिर और भी मतलब कैटालिसिस का फील्ड हो जाता है बहुत सारा। तो ऐसे ही मतलब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत इट्स अ ह्यूज फील्ड, और आजकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके ही मटेरियल्स में भी काम हो सकता है। राइट। तो ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मुझे अगर ये आता है मुझे बस यही करूंगा। तो आप आके आप जब काम करना स्टार्ट करेंगे ना, देखेंगे सब कुछ में ही थोड़ा थोड़ा करके सीख मतलब नॉलेज लग सकता है। राइट। तो जैसे मान लीजिए मैं आया पहली बार, आपके हिसाब से कौन सी फील्ड मुझे चूज करनी चाहिए? मतलब अगर 20 लैब है मेरे पास, ठीक है, और इंटरव्यू के टाइम पे तो ये डिसाइड नहीं होता किसके पास जाओ।
उसके लिए कुछ 2-3 हफ्ते, जब रिजल्ट आता है उसके 2-3 हफ्ते बाद ही आपको लिस्ट आता है वो फिल अप करने के लिए। तो वो 2-3 हफ्ते आपके पास रहते हैं। राइट, मान लीजिए मैंने भर दिया और मैं गया उस लैब में काम करने। मान लीजिए मैंने 3 ऑप्शन भरे थे, ठीक है। ठीक है। मैं पहले वाले पे काम करने गया, मुझे नहीं पसंद आया। मैंने दूसरे पे काम किया, वहां नहीं पसंद आया। मान लो मैंने जितने ऑप्शन भरे थे मुझे पसंद ही नहीं है, अब मैं क्या करूंगा? तो फिर आपको देखना चाहिए कि बात कीजिए, मेन तो जो होता है सारे लैब वालों से बात कीजिए। राइट। आप वो आपको बता देंगे कि एग्जैक्टली वो क्या करते हैं। ओके ओके ओके। क्योंकि पीएचडी में ऐसा कोई नहीं होगा कि वो बताएंगे नहीं कि अरे मैं ये बता नहीं सकता तुम। ऐसा तो कोई मैंने देखा नहीं, सब बता देंगे। कॉन्फिडेंशियल काम नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ कॉन्फिडेंशियल काम अभी तो नहीं हो रहा, मतलब अगर होता है वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली सब बता देंगे आपको उनके लैब में क्या काम चल रहा है। तो उस हिसाब से आप उनको, आपको जो क्वेरीज है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपको क्या इंडस्ट्री वेज में जाना है या फिर आपको एकेडमी में जाना है, आपको मेन थ्योरी अच्छा लगता है कि आपको एप्लीकेशन अच्छा लगता है ज्यादा, तो पर्सनल इंटरेस्ट में भी बोल सकते हैं। क्योंकि किसी, जैसे मुझे बायोलॉजी थोड़ा अच्छा लगता था, मेरा 12th में भी बायोलॉजी था, तो मुझे थोड़ा बायो टाइप का फील्ड में जाना था। या फिर कुछ लोगों को स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत अच्छा लगता है, तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपी जहाँ पे ज्यादा होता है जैसे फिजिकल के लैब्स में, तो वहाँ पे जाते हैं। ऐसे मेरे भी बहुत बैचमेट्स है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी लैब से थे। तो वैसे ही और कुछ लोग ऑर्गेनिक में थे, उनको ऑर्गेनिक सिंथेसिस बहुत अच्छा लगता था। तो सबको अपना इंटरेस्ट थोड़ा पता चल जाता है। आफ्टर एमएससी तक आपको पता चल जाएगा कि आपको इसमें क्या नहीं करना है। तो नहीं करना है अगर कि ये मुझे एकदम ही पसंद नहीं है, मुझे इसका थॉट प्रोसेस अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कुछ और करूंगा। राइट। तो वो चूज करके आप करो। और अगर पसंद नहीं आया तो ऑब्वियसली हर इंस्टीट्यूट में कभी ऑप्शन तो है कि आप लैब चेंज कर सकते हो। तो अगर सचमुच आपको पसंद नहीं है, आप दोनों का ही हेल्प नहीं कर रहे, ना आप पीआई का हेल्प कर रहे हो ना अपना हेल्प कर रहे हो। तो अगर आपको एकदम ही पसंद नहीं आ रहा, 6-7 महीने बाद, 6-7 महीने तक मैं बोल रहा हूँ 6 महीने देख लो सब। ऐसा नहीं कि पहला दिन जाके ही बोला कि मुझे ये पसंद नहीं आया, काम दिया सीनियर, आप बोले मुझे एकदम पसंद नहीं आ रहा, मैं कल ही छोड़ दूंगा। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। आप एटलीस्ट 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक रुको, देखो कि ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं 5 साल के लिए एटलीस्ट, या फिर उसके आगे भी, ताकि पोस्ट डॉक में भी इसका जो एक्सपीरियंस होता है वो मैं यूज कर पाऊंगा कि नहीं। राइट। तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो, क्योंकि सब तो ऑप्शन देते ही आप। राइट। तो भैया आपके हिसाब से अगर मैं मान लीजिए अभी के टाइम का मैं सिनेरियो 5 साल पहले, 6 साल पहले बात बहुत अलग थी। वो अलग। अभी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका है, थोड़ा सा आगे आ गए हम लोग। राइट। आज अगर मान लीजिए कोई है स्टूडेंट जो आज ज्वाइन करना चाहता है, मतलब आगे आने वाली नेक्स्ट साइकिल में नेक्स्ट जेआरएफ की जो होती है उसमें ज्वाइन करना चाहता है और वो पीएचडी करना चाहता है जेन्युइनली, आपके हिसाब से, और उसका इंटरेस्ट है, मतलब वो उसको थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक आती है, थोड़ी बहुत इनऑर्गेनिक आती है, फिजिकल केमिस्ट्री भी उसको आती है, तो आपके हिसाब से आइजर भोपाल में या फिर इन जनरल कौन सी लैब में उसको ज्वाइन करना चाहिए जिससे उसका आगे का जो फ्यूचर हो वो थोड़ा सा सर्टेन हो जाए, मतलब कि ठीक रहे कि हाँ भाई ये कुछ ना कुछ तो हो जाएगा? इसके लिए मैं 2 चीजें बोलूंगा। आप लैब देखो, ठीक है, आप लैब देखो कि लैब में लोग होने चाहिए पहली बात तो, ताकि वो आपको काम सिखा सके। और 2 चीज जो है कि आपका पीआई कैसा है, वो इम्पोर्टेंट है। उनको काम और करना है, या फिर वो बहुत एजेड है कि उनको कुछ और नहीं करना है, ठीक है, वो रिटायरमेंट के क्लोज ना आ जाए बस। और तो पीआई से मेरा और एक है, जैसे पीआई आपने कहा कि पीआई कैसा है ये मुझे जानना है, तो पीआई कैसा हो, थोड़ा कोलैबोरेटिव नेचर का हो चलेगा, या फिर थोड़ा पावरफुल हो वो, मतलब उस डिपार्टमेंट में उस अपने इसमें एकेडमिक डोमेन में पावरफुल हो, एक उसका नाम हो, या फिर बहुत ज्यादा एक्टिव है लेकिन उसके कोलैबोरेशन थोड़े से कम है, तो कैसा टाइप का पीआई होगा तो काफी अच्छा होगा, मतलब ये मुझे जानना है। 2 चीजें है, उसको साइंस में इंटरेस्ट रहना चाहिए। ये मेन सबसे बड़ा चीज है। जिसका इंटरेस्ट है वो कैसे भी करके आपका पेपर, आपका काम के लिए वो टाइम निकाल ही लेंगे, ठीक है, ताकि आपका भी प्रोग्रेस होता रहे। चाहे वो 10,000 चीजों में बिजी है, वो निकाल लेंगे टाइम। वो ऐसे पीआई भी है, हर जगह ही है। थोड़ा पैशनेट हो, हाँ पैशनेट हो, रिसर्च के लिए थोड़ा पैशनेट होना पड़ेगा। और उसके बाद जो है मतलब
थोड़ा कनेक्शन अच्छा ही है, ओके। थोड़ा कनेक्शन अच्छा है, क्योंकि आपको रिसर्च में मेन चीज होता है फंडिंग। आपको आपके लैब में फंडिंग लाना पड़ेगा, Okay. ये एक स्टूडेंट लाके तो ला नहीं पाएगा। तो कनेक्शन कैसा है, एकेडमिक कनेक्शन या फिर कुछ ऐसा कनेक्शन? चाहे कैसे भी एकेडमिक हो, एकेडमिक में भी कोलैबोरेशन होता है तो वो भी आपके लिए अच्छा ही है। Okay. इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भी अच्छा है, क्योंकि इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन में फंड ज्यादा आएंगे, लेकिन आपको शायद काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा जो आप पब्लिश नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो आपको एक्सपीरियंस देंगे। वो एक्सपीरियंस आप यूज करके आप वो अपने सीवी में यूज कर सकते हैं। Okay. फ्यूचर में इंडस्ट्री में अगर आपको जाना है तो भी वहाँ पे वो एज ए यूज होगा, एज ए अकम्प्लिशमेंट यूज होगा। तो वैसे ही पीआई में तो यही दो मेन चीजें मुझे ओके ओके। और आप एक बात बता रहे थे जिसमें मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया था। आप बता रहे थे मतलब कि कौन सी लैब में जाना चाहिए उसको, जो अगर अभी अभी आना चाहता है। हाँ, और एक लैब का जो इंस्ट्रूमेंटेशन, अगर इंस्ट्रूमेंट है नहीं है सब, वो भी देख लेना चाहिए कि मतलब आपको अगर छोटे छोटे चीजें के लिए बहुत जगह भागना पड़ रहा है, मतलब सारा सेटअप आप ही कर रहे हो तो फिर दिक्कत है। हाँ। या फिर इनिशियल स्टेज में अगर वो लैब है तो हाँ, नहीं, इनिशियल स्टेजेस में पीआई मोस्टली हेल्प, सारे पीआई हेल्प करते हैं। Okay. ताकि और मोस्टली सारे लैब भी, जैसे मैं जब पहले आया था बहुत सारे लैब ने हमें हेल्प किया था। Okay. ये उनके हेल्प के बिना बहुत दिक्कत होता लैब सेटअप करना। तो मैंने जो लैब में गया, केमिकल्स मांगे कि वो एक ग्लासवेयर मांगा, कुछ मांगा, किसी ने कभी ना नहीं किया था। Okay. तो इसीलिए मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा एक एस्टेब्लिश पीआई के पास ही जाना चाहिए। आप नए पीआई के पास भी जाइए, उनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो आपके काम में एकदम मतलब हेल्प कर सकते हैं बहुत ज्यादा, जो शायद एक सीनियर पीआई नहीं कर पाए, क्योंकि उनके और 10 चीजें करने को होते हैं। वो डीन हो सकते हैं, वो बड़े बड़े जगह पे पोजीशंस में है, उनको वहां पे भी टाइम देना पड़ सकता है। तो फिर वो थोड़ा कम टाइम देते हैं उनको और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाता है ना, जैसे कोई भी सीनियर प्रोफेसर होगा उनके पास। तो आपके लिए वो सही है, मतलब आपके हिसाब से वो सही है? वो तो आएगा ही। कोई भी जैसे एक लैब का सीनियर रिसर्चर जो है, उसके पास ऊपर भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, ताकि वो मेंटर भी करे, वो लैब का और चीज भी देखे, अपना भी काम देखे। तो ऐसा ही मतलब सीनियरिटी से के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाता है, ये मेरा मानना है। ओके। अगर आपसे मैं बात करूं कि आइजर भोपाल में 3 सबसे टॉप लैब बताइए। ऐसा तो मैं कैटेगराइज नहीं कर सकता, क्योंकि सबका फील्ड अलग है। ओके। तो सबका फील्ड अलग है, तो रैंकिंग करना इम्पॉसिबल हो जाता है। रैंकिंग मतलब इस बेसिस पे कर दीजिए ना कि क्रिकेटर और फुटबॉलर का जैसे रैंकिंग मैंने कर नहीं सकता एक साथ। दे आर ऑल गुड, राइट। दे आर ऑल गुड। नहीं मैं मान रहा हूँ सारे गुड हैं। हाँ। अगर मैं टॉप 3 ऐसे बात करूं कि जैसे उनकी लैब से जो स्टूडेंट निकलते हैं उनको या तो कहीं पोस्ट डॉक या जॉब्स मिल जाती है, या फिर उनका इंडस्ट्री कोलैबोरेशन काफी अच्छा है। ऐसे अगर मैं कैटेगराइज करना चाहूँ तो नहीं, वो मैं प्योरली बोल रहा हूँ, जिनका इंटरेस्ट है उनके हिसाब से सारा लैब आइजर भोपाल में है। ओके। और मैं इंडिविजुअली किसी का नाम तो नहीं ले सकता, क्योंकि सबका फील्ड अलग है। तो हो सकता है जैसे सबका प्रोज होता है, कॉन्स होता है। प्रोज होता है शायद आपके लैब में सारा चीजें है, लेकिन पीआई के पास शायद टाइम नहीं है आपका इंडिविजुअली सब कुछ देखने के लिए, और किसी के लैब में शायद सब कुछ नहीं है, लेकिन पीआई आपको हमेशा अपना 100% देके हेल्प कर रहा है। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आप उस लैब में ज्वाइन कर, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो स्टूडेंट आ रहा है उसको एक्चुअली कौन सा चीज ज्यादा हेल्प करेगा। तो पीएचडी भी ये जर्नी आपको सिखा देगी कि कैसे कैसे जाना है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में बोल सकता हूँ, आप किसी भी लैब में जाइए, किसी भी एक्सपेरिमेंटल लैब में जाइए, थियोरेटिकल लैब में जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी वाइज। अभी का जो सिस्टम है, हमने जब ज्वाइन किया तब बहुत चीजें नहीं थी, जो ओवर द इयर्स मैंने देख रहा हूँ कि अभी तो फंडिंग बहुत ही अच्छा है। हमारे डायरेक्टर सर भी जो है वो भी बहुत हेल्पफुल है, और फंडिंग को लेके वो भी थोड़ा प्रोएक्टिव है मुझे लगता है। तो और डिपार्टमेंट्स के बाकी फैकल्टी हेड्स वो भी बहुत मतलब स्ट्रांगली अप्रोच करते हैं, ताकि और फंड्स ला सके वो। राइट। तो वो इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, क्योंकि आप अगर फंड्स नहीं ला पा रहे तो ये स्टूडेंट्स के ऊपर ही मोस्टली इफेक्ट पड़ता है। राइट। लेकिन भैया सिर्फ ये तो नहीं है ना कि जैसे मान लीजिए मैं आया, हाँ, मुझे अभी चॉइस लेनी है कुछ, ठीक है, मुझे ये नहीं पता है कि मतलब मैं फ्यूचर में कहाँ जाऊंगा, मतलब मैं पोस्ट डॉक मुझे मिलेगा या जॉब मिलेगी, मैं अनसर्टेन हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं पता। और एक तो मैं किसी भी यूनिवर्सिटी या स्टेट कॉलेज से मान लीजिए मैं आया हूँ, अभी मैं
क्या क्या पैरामीटर देखूंगा? मैं ये देखूंगा ना कि उस वाली लैब में एक तो पब्लिकेशन, नंबर ऑफ पब्लिकेशन आ रहे कि नहीं, हाँ वो रेगुलर। इम्पोर्टेंट है। सेकंड चीज ये देखूंगा कि इस लैब की हिस्ट्री क्या रही है, मतलब यहाँ से जो लोग निकले हैं, जो एल्यूमिनाइज रहे, वो कहाँ कहाँ पे हैं इस समय, ये देखूंगा। थर्ड चीज ये देखूंगा कि हाँ इस लैब में एक्टिवली कुछ फंडिंग्स आ रही है कि नहीं। अगर वो फंडिंग्स आ रही है मतलब कि लगातार रिसर्च भी हो रही है वहाँ पे, राइट। हाँ, अगर पब्लिकेशन आ रहा है तो फंडिंग भी आ रही है, राइट। तो ये 3-4 पैरामीटर्स मैं देखूंगा, राइट। तो इन सब पैरामीटर्स को अगर मैं ध्यान में रखूं तो फिर मैं कौन सी, जैसे अगर मैं देखूं तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 20-25 फैकल्टीज होंगे, राइट। 25 और कम से कम 10-12 के पास ये सारी चीजें होंगी, ये जो मैं अभी तो सबके ऑलमोस्ट आप कह रहे हो, राइट। तो अब मैं कैसे चूज करूं कि इनके पास जाना चाहिए या नहीं? नहीं, मैं पहली बात जो बोल कि आप बात करो पीएचडी से, ओके। और आपको चाहे तो अलमनी से भी बात कर सकते हो। सबका आजकल तो डिजिटल इंडिया है, अभी सबके पास, राइट। और इस वीडियो के नीचे भैया का जो ईमेल है वो मैं दे दूंगा इनको। अगर आपके पास जेन्युइन कोई क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन, तो भैया जरूर रिप्लाई देंगे, ऑब्वियसली। हाँ, तो वही बोल रहे थे कि आप बात कीजिए, अलमनी से भी बात कीजिए, राइट। हाँ, और मोस्टली सबका, सारे फैकल्टीज का वेबसाइट है, आप वेबसाइट में जाके देखिए, आप कितना टाइम लगता है वो भी आपको पता चल जाएगा कि बहुत किस लैब में बहुत ज्यादा टाइम लगता है पीएचडी करना। तो मैं उस लैब को थोड़ा नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर 7 साल 8 साल लग जा रहे हैं आपको पीएचडी करने में। तो किन कारणों से लगता है, मतलब मेन तो एक है कि आपका अगर प्रॉब्लम बहुत ही टफ आप चूज किए हो, ओके। लेकिन आप तो कह रहे थे ना टफ लोग, पहला टफ का भी एक लिमिट होता है ना, ओके, जो जैसे, लेकिन हमें नहीं पता ना, हम तो अमेच्योर हैं, राइट। तो फिर हमें कैसे पहले ही तो वो थोड़ा शायद 1-2 साल बाद आता है वो टफनेस, जो प्रोजेक्ट डिजाइन करने का। ओके। पहले तो आपको शायद सीनियर के साथ ही काम करना पड़ेगा, उसका प्रॉब्लम आप देख के आप समझ जाएंगे कि अच्छा इनको इतना टाइम लग रहा है, तो मेरा प्रॉब्लम खुद स्पेकुलेट करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत समझ हो जाता है वो, ठीक है। पीएचडी वो आपको थोड़ा थोड़ा करके सिखा देगी। हाँ, तो वही है कि एक तो वो हो गया आपका प्रोजेक्ट जैसे, लेकिन मैं पहली बात है, जितना रिस्क होगा रिवार्ड भी उतना ही अच्छा होगा, लेकिन फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ये भी बोल देना सच बात। बट वही है ना कि जब रिवार्ड मिला और उसमें इतना टाइम निकल गया तो फिर रिवार्ड का थोड़ा थोड़ा नहीं, ऐसा भी नहीं है, रिवार्ड तो रहेगा उसके बाद भी। ओके। हाँ, लेकिन 8 साल बाद करने के बाद थोड़ा सा 8 साल, अभी तो डायरेक्टर सर और हमारा जो एकेडमिक अफेयर थे वो बहुत स्ट्रांग हो गया है, वो थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है ना, वो 6 साल में ही बोल रहे सबको क्या निकल जाए। लेकिन भैया एक चीज और है प्रीतम भैया, जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, वो मध्य प्रदेश में शायद 2023 में लागू हो गई। तो उसमें ये भी स्टेट किया गया है कि पीएचडी अभी 4 साल में कंप्लीट करानी है, राइट। तो उसको शायद मद्देनजर रखते हुए कुछ ये जो आप जो बोल रहे हो ना कि डायरेक्टर से थोड़ा सा टफ हुए हैं कि आपको 5 साल 5.5 साल मैक्सिमम 6 साल तक आपको निकलवा ही देना है, ये जो है मुझे ऐसा लगता है कि वहां से भी थोड़ा बहुत लिया जा रहा है। अभी क्योंकि पहले जैसा होता था कि बहुत पहले तो फ्री था ना, वो कब तक भी हो सकता, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी मैंने खुद देखा है कि लोग 8 साल भी रह रहे, और गाइड का कोई सिंसियरिटी नहीं था कि आप उनको डिग्री दे जल्दी, कुछ था नहीं। तो ये बात भी आपको देखना पड़ता है कि आपका गाइड उस मामले में कैसा है, प्रोएक्टिव हो कि ताकि स्टूडेंट का भी भला चाहे। राइट। वो मतलब पूरा वो टाइमलाइन को मद्देनजर रखते हुए उनको भी देखना चाहिए कि आप अगर प्रॉब्लम्स, जैसे बहुत लोग 4th ईयर 5th ईयर के बाद जाके पूछते कि तुम्हारा काम क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो। इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि जो सीनियर फैकल्टीज है उनका पास आप प्रोस और कॉन्स दोनों का है, और जूनियर फैकल्टी आपको आपके साथ रहेगा हमेशा, वो शायद आपको देख सके कि आपका प्रॉब्लम जो फर्स्ट ईयर में ही आ रहा है फर्स्ट ईयर में ही सॉल्व करते। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने शायद 5 साल 5.5 साल में उन्होंने भी कंप्लीट कर लिया, वो भी शायद पहले स्टूडेंट रहे हैं, और क्योंकि उनका पीआई बहुत हेल्पफुल थे, और लेकिन उनका फील्ड वैसा था कि ताकि कुछ टाइम फील्ड हो सकता है उसमें आपको टाइम लग ही जाता है, जैसे केमिकल बायोलॉजी एक फील्ड है, उसमें 5.5-6 साल लग जाता है मोस्टली, अभी तक तो मैं देखा हूँ सब कहीं, क्योंकि एक चीज ऑप्टिमाइज करने में बहुत टाइम लगता है। राइट। क्योंकि नॉर्मली सिंथेसिस में क्या होता है, पहले आप सिंथेसिस कीजिए, वहां पे आपका काम खत्म हो जा रहा है, हमारा काम वहां से शुरू होता है। राइट। सिंथेसिस के बाद आपको एप्लीकेशन में चेक करना है, और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं एक एक्सपेरिमेंट्स में, तो सब ठीक करने, मतलब वो ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज के बाद आपको रिजल्ट पहले शायद नहीं मिले जो आप
चाहते हो या जो रिजल्ट आ रहे हैं वो मतलब प्रॉपर नहीं है। तो ये लेकिन भैया आपने एक पॉइंट और बोला कि जो नए प्रोफेसर से हाँ। हो सकता है वो आपके साथ काम करे, वो मतलब वो प्रॉब्लम्स के आपके सोल्यूशन थोड़ा जल्दी दे दे। जल्दी। लेकिन अगर मैं नया हूँ स्टूडेंट तो मुझे तो ऐसे ही प्रोफेसर चाहिए ना कि जो थोड़ा सा एक्टिव हो, हाँ। जिससे मेरा इंटरेस्ट भी और अच्छे से आएगा, प्लस मैं अपनी पीएचडी थोड़ा सा अर्ली खत्म कर पाऊंगा। हाँ। तो मेरे लिए तो वो अच्छे होंगे, राइट? हाँ, लेकिन वही अगर फंडिंग इशू आ जाता है तो आपके पास कुछ भी हो लेकिन आप शायद नहीं कर पाएंगे वो। बड़ा जो हम लोग बोलते हैं बड़ा प्रोजेक्ट, बिग हाई रिस्क प्रोजेक्ट, तो उसके लिए थोड़ा फंडिंग शायद मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा ही लग सकता है। राइट। फंडिंग का तो हाँ, वो देखना पड़ेगा। लेकिन आजकल इंडियन गवर्नमेंट और बहुत सारे फंडिंग एजेंसीज जो स्टार्टिंग पीआई है उनको भी बहुत हेल्प करते हैं। राइट। हम काफी ग्रांट्स हैं जो अभी नए, हाँ अभी नए जो हमारे सर जब ज्वाइन किया था वो सब था नहीं उतना, तो और कोविड की वजह से भी बहुत सारा फंड कट, वो तो बहुत डिसरप्शन हुआ हाँ, तो इसीलिए तब थोड़ा हो सकता था दिक्कत है। लेकिन अभी लैब में कोई फंडिंग इश्यू नहीं है सारे। ठीक है। तो प्रीतम भैया अच्छा ये बताइए कि इस ड्यूरिंग पीएचडी जर्नी आपके लिए टफ क्या था, मतलब सबसे टफ चीजें क्या थी वो मुझे जानना है। टफ सबसे चीज है कि तुम रोज एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रोज वो फेल हो रहा है, अगले दिन आके फिर से वही करना है। वो टेनासिटी बहुत मुश्किल होता है पहले लाना, कि मतलब मूड एकदम ही नहीं, पता है कि शायद नहीं होगा लेकिन करना है, क्योंकि एक तुम्हें एटलीस्ट कुछ ट्रायल्स तो दिखाना है कि ये नहीं हो रहा है, तो और पता करना है कि क्यों नहीं हो रहा है। राइट। तभी वो आगे बढ़ के ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट होता है कि आपको अगर मतलब 4 स्टेप्स में कुछ चीज हो रहा है तो कौन से स्टेप में वो प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर कोई रिएजेंट की वजह से तो नहीं आ रहा है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट में आपको रीडिंग लेते टाइम कुछ एरर तो नहीं आ रहा है। राइट। और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी रहते हैं जो दिक्कत कर सकते हैं कभी कभी। वो तो एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट वेरी करता है, लेकिन मेन वही है, आपको रोज आके वही काम रिपीटेशन चलता रहेगा। तो 100 बार वो खराब होगा, एक बार चल जाएगा ऐसा करके। हाँ, लेकिन जब चलेगा, ताकि वो उसके बाद जितनी बार भी करेंगे वो हर बार चल लेंगे। राइट। वही प्रॉब्लम मिलता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जैसे हर बार और प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एक तो ये पीएचडी सिखाता है, ये भी राइट। आपका पेशेंस लेवल जो है वो बहुत ठीक करके रखेगा वो। राइट। पेशेंस, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, और रिपीट रिपीटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिपीटेशन वो चलता रहेगा, तभी आपको डॉक्टरेट वाली मिलेगा। राइट। तो ये टफनेस हो गई। और कोई टफ चीज क्या होती है पीएचडी में आपके हिसाब से? और एक होता है पब्लिकेशन। अगर आप क्योंकि मान लीजिए आपने पब्लिकेशन की जर्नी थोड़ा मैं बोल देता हूँ कि आपने एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखा, राइट, वो पब्लिकेशन हाउस में आपने भेजा, राइट, उन्होंने पहले तो हो सकता है पढ़ने बिना पढ़े वो या फिर थोड़ा सा पढ़ के ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, राइट। तो वो तब बहुत गुस्सा आता है कि वो इतने कम समय में बिना पढ़े कैसे हमें रिटर्न कर सकता है। कम से कम के रिव्यू तो दें उसका, एटलीस्ट कुछ रिव्यू दे, कुछ फीडबैक्स दे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अभी तो नहीं हो रहा है वो। तो फिर वो फिर से भेजा जाएगा कहीं और, फिर एक जगह जाके वो रिव्यू होगा, फिर कमेंट्स में जो कमेंट्स आएंगे शायद आपको वो बहुत ही मतलब इंसल्टिंग लगे, बट उसको भूल के आपको बस एड्रेस करना है वो। ओके। तो वो एक सीख होता है कि नहीं, वो जो बोल रहे हैं हम वो चैलेंज के हिसाब से लेते हैं, हम कंप्लीट करेंगे वो, और वो उनको दिखाएंगे कि नहीं हमने जो किया है वो सही है 100%। इसीलिए हमने पब्लिकेशन के लिए हम लोग इसको भेजे है पेपर। तो वो एक सबको मतलब पब्लिकेशन थोड़ा एक्सपीरियंस करना चाहिए, ताकि आपको टैकल करना ये प्रॉब्लम जो होता है, टफनेस मेनली यहीं से आता है। राइट। तो वो ओवर द टाइम आप सीखते भी हो कि कैसे टैकल करना है, क्या करना है उस सिचुएशन को, रिव्यूअर्स को आपको कैसे आंसर करना है, कैसे आपको मतलब वो कभी-कभी होते कि वो शायद बहुत पूरा पेपर शायद ठीक से नहीं पढ़े हैं, तो वो उनको लगा कि ये मिसिंग है, लेकिन शायद उसने अपने उसको थोड़ा अलग वे से एड्रेस किया है, तो उनको समझाने के लिए वो अपने शायद एक्सपेरिमेंट फिर से करके दिखाया।
ऐसा भी हमने किया है बहुत बार कि जो ऑलरेडी शायद वो है रिपोर्टेड भी हो सकता है पहले, लेकिन वो मान नहीं रहे तो आपको फिर से करके दिखाना पड़ रहा है। ये सब ऐसे भी हो सकता है। राइट। और लेकिन कुछ जो है रिव्यू अच्छे भी होते हैं जिससे मैनेजमेंट इंप्रूव भी हो जाती है। हाँ वो तो है ही, वो तो शायद मान लीजिए मोस्टली केसेस में 3 रिव्यूअर होते हैं, एक शायद अच्छा हो सकता है आपके लिए जो आपको शायद, लेकिन कभी कभी वो रिव्यूअर अगर मान लीजिए वो बुरा भी हुआ लेकिन वो सजेशंस आपको बाद में भी यूज काम आ सकते हैं। एग्जैक्टली वो था, क्योंकि कभी कभी होता है वो एक दो एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करेंगे जो आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में भी काम आ सकते हैं। राइट। जैसे मेरा एक पेपर का रिविजन में जो कमेंट आते हैं वो एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया, तो मैं वो अगले 2 चैप्टर में भी मैंने वो ऐड किया था। तो ऐसे भी कुछ और बाद में मैं कॉन्फ्रेंस में उन रिव्यूअर्स में मिला भी था। वो रिव्यूअर से उन्होंने तब तारीफ किया था कि भाई मतलब उन्होंने सॉरी बोल के भी तारीफ किया था कि काम अच्छा था, लेकिन हमने रिवीजन तो स्ट्रांग दिया था ताकि आप और अच्छे से वो। तो कैसे एनोनिमस नहीं होते रिव्यूअर? एनोनिमस हुआ था, लेकिन मतलब फील्ड जब सेम हो ना, आप जब जाएंगे एक जगह फिर आप प्रेजेंट करेंगे तो उनको याद आ जाएगा अच्छा यही था वो पेपर जो मैंने रिव्यू किया था, तब वो खुद बोलते थे। ऐसे वो जो रिव्यूअर थे वो एक बड़े बाहर के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, तो उन्होंने खुद बोला था कि मैंने किया था ये, तुम अभी नया क्या कर रहे हो दिखाओ। मैंने उनसे बात किया था तब। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी? हाँ वो इंटरनेशनल। ओके, कहाँ पे गए थे आप? वो मैं तो अभी जर्मनी में भी गया था, जर्मनी में भी मिला। 2-3 कितनी जगह गए होता था? मैं 3 जगह गया हूँ, जर्मनी में गया हूँ एक बार, स्विट्जरलैंड में गया हूँ और एक यूएसए गया था। कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी? घूमने के लिए तो स्विट्जरलैंड बेस्ट है, वो तो कोई बोल नहीं सकता। और बाकी जर्मनी साइंस के हिसाब से बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, लेकिन वो लैंग्वेज इशू आ सकता है। और यूएसए तो आपको पता है यूएसए ही है, मैं और ना ही जाना ना ही बोलूं तो ही अच्छा है। राइट। फंडिंग वाइज यूएसए भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो फंडिंग फेलोशिप कोई अगर पोस्ट डॉक के लिए या पीएचडी के लिए सोच रहा है तो फंडिंग फेलोशिप ज्यादा आता है यूएसए में, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा मिलता है इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन के लिए यूएसए में। लेकिन अगर आपको पीएचडी अच्छे से करना है बिना कोई हेडेक के कुछ इशू के, तो आप यूरोपियन कंट्रीज में भी ट्राई कर सकते हैं बहुत पीएचडी एंड पोस्ट डॉक के लिए। और स्विट्जरलैंड? हाँ स्विट्जरलैंड भी तो यूरोप में है, तो हाँ वो दोनों ही सेम। स्विट्जरलैंड थोड़ा कॉस्टली हो जाता है तो, लेकिन वहाँ पे अगर पीएचडी पोस्ट डॉक में अच्छा आई थिंक सैलरी भी ज्यादा ही मिलता है। राइट। तो वो भी हेल्पफुल ही होता है। ठीक। और भैया आपने ये बताया कि जैसे टफनेस ये भी है कि आप वही एक्सपेरिमेंट बार बार कर रहे हो, फेल हो रहा है, और लेकिन आपको ये भी देखना है कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। तो फिर मुझे ये जानना है कि जैसे तब आपका मतलब डेली लाइफ रूटीन कैसा होता था? एक दिन का आप अगर बताओ, कब जाते थे आप लैब, कब आते थे? इसमें नॉर्मली हमारा लैब 9 बजे, हमें मतलब 9 बजे आना होता है। क्यों ऐसा? मतलब क्या अटेंडेंस है क्या? अटेंडेंस ऐसा कुछ नहीं है, बट एक कुछ कल्चर है, एक कल्चर ठीक रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर कोई बोले कि मैं सिर्फ रात में काम करूंगा और बाद में कुछ एक्सीडेंट हो गया, वो शायद उसको नींद में कुछ गलत किया कर दिया उसने, तो फिर वो पूरा लैब का एक प्रॉब्लम हो गया। पीआई इज रिस्पॉन्सिबल, बट पीआई ने तो बोला नहीं था उसको रात में काम करने की। राइट। उसको बोला था तुम 9 बजे से काम करो, जब तक तुम्हारा नींद ना आए तब तक तुम काम करो, अगर नींद आ रहा है तो जाओ सो जाओ, अगले दिन आके फिर से करो। ओके। ऐसे तो ये लैब का रूल है कि 9 बजे सुबह जाना? 9 बजे सुबह मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में यही रूल है, 9 से 9:15 के बीच आप आओ, काम आपका स्टार्ट करो, फिर लंच, फिर अगर हम लोग भी आफ्टरनून में एक टी सेशन हो जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लैब में आके बात करना, वो प्रॉब्लम बताना, वो बहुत हेल्पफुल करता है। दोस्त बनाओ, पहले से फर्स्ट ईयर से ही दोस्त बनाओ जो 5th ईयर तक रुके, और सीनियर जूनियर सबसे बात करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कभी कभी सीनियर्स आपको बहुत इजीली एक आंसर दे देंगे जो आपको शायद 1 महीना लग सकता है अपने आप सॉल्व करने, क्योंकि सब रास्ता सबका सेम ही है, वही एक ही फर्स्ट ईयर 5th ईयर के रूट से ही जा रहे हैं। और आपका अगर काम ज्यादा ना हो तो आप डिनर के बाद आ जाओ, अगर आपका काम है तो आप डिनर के बाद जाके वो कंप्लीट कर लो। तो इस हिसाब से, बट एज सच कोई स्ट्रिक्ट टाइमलाइन नहीं कि 9 बजे से लेकर रात 12 बजे या ऐसा तक रुकना ही है। काम आपका जब तक है आप करो, लेकिन आपको ये भी सोचना है कि लॉन्ग टर्म गोल, क्योंकि मुझे 3 चैप्टर खत्म करने हैं,
तो ऐसा भी नहीं आप ज्यादा लाइटली ले ले फर्स्ट सेकंड ईयर में, फिफ्थ ईयर में आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है जब आपका एक्चुअली लिखने का टाइम है, थीसिस लिखोगे, पेपर लिखोगे, तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि अपने हेल्थ को ध्यान रखते हुए आप जितना एफर्ट डाल सकेंगे ऑब्वियसली डालिए। राइट, ठीक है। तो भैया इसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है? पहली बात तो है कि दोस्त बनाओ, थोड़ा आप घूमो फिरो, क्योंकि सिर्फ अगर रात दिन सिर्फ लैब में आओगे तो आपको थोड़ा डिप्रेसिंग भी हो सकता है, और थोड़ा आपका नया आप जो सोचने की कोशिश करते हो वो कभी कभी आएगा नहीं, कि वो एक आपको अलग दिक्कत दे सकता है। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ा घूमो फिरो, कभी वीकेंड्स पे जाओ, थोड़ा कोई घूम के आओ, पार्टी करो। हाँ, थोड़ा पार्टी तो करना भी चाहिए आई थिंक, क्योंकि और सबके खुशी में थोड़ा शामिल होना चाहिए। मैं ये क्योंकि ये एक ऐसा जर्नी, मैं बहुत लोगों को देखा, लोग जेलसी में बहुत मतलब जूझते हैं कि अरे इसका पेपर आ रहा है, मेरा तो नहीं आ रहा है, इसका इतना सारा पेपर आ रहा है, मेरा तो एक भी नहीं आ रहा है, एक साल में उसका 4 आ रहा है, मेरा 1 आ रहा है, ऐसा क्यों? ऐसे लोग तो हैं आसपास रहते सब। हाँ, तो आपको थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा कि ठीक है उसका फील्ड अलग है, उसके फील्ड में शायद उसको एक पोस्ट डॉक के लिए शायद 20 पेपर चाहिए, आपको शायद 4 चाहिए। तो ये हमेशा कंपैरिजन ज्यादा मत कीजिए। राइट। अगर ज्यादा कंपेयर करो तो आप ही को प्रॉब्लम आएगा। आप काम करते रहो, काम का सोचो कि कैसे मैं अच्छा कर सकता हूँ, नया क्या कर सकता हूँ, कैसे एक प्रॉब्लम को टैकल कर सकता हूँ जो मुझे इंटरनेशनल मतलब पॉपुलर कुछ काम करूं ताकि सब देखे उस काम को, वो ज्यादा चर्चित हो। तो ये सब इम्पोर्टेंट ज्यादा है। ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि अरे इसका तो ये वो तो बस 2 महीने में काम कर लिया, मेरा तो टाइम लग रहा है बहुत। तो दादा मान लीजिए ऐसे लोगों को आप जान गए कि यार ये थोड़ा सा जेलस फील करता है, तो उसको उससे कैसे डील करना चाहिए? हाँ, जब तक वो आपको कुछ ज्यादा अगर कुछ बोल रहा है कि बहुत लोग थोड़ा टांग खींचते हैं कि अरे तुम्हारा तो जितना जल्दी हो तो कैसे डील करना चाहिए? तो मैं ऐसे लोगों में से हूँ नहीं कि मैं सबसे दोस्ती बनाए रखो, क्योंकि दोस्ती और कोई ज्यादा कुछ बोल रहा है, सोच रहा है, तो इग्नोर करना चाहिए सब कुछ, क्योंकि इग्नोर करने से ज्यादा अच्छा है। ओके, तो उसको समझाना चाहिए कि उससे दूर हो जाना चाहिए? समझ जाएंगे लोग धीरे धीरे, कुछ दिन बाद लोग समझ जाते हैं कि एक्चुअली जेलसी आप ही को नुकसान पहुंचाती है, किसी और को नहीं। राइट। बट वो जितना आप कम कर पाए वो करें। सबके खुशी में शामिल होना चाहिए। राइट। और जो आप अगर खुशी में शामिल होंगे वो आपके दुख में भी वही हेल्प करेंगे ना, तो वैसा सिस्टम। लेकिन कंपटीशन और जेलसी में ना थोड़ा सा अंतर है। कंपटीशन एक दूसरे लैब में कंपटीशन एक्चुअली होना नहीं। राइट। क्योंकि काम आप अलग कर रहे हो, आपका फील्ड अलग है, आप क्यों कंपटीशन में जा रहे हो? लेकिन शुरू से हमारा जो एकेडमिक सिस्टम है वही दिक्कत है, वहीं से ही वो जेलसी वाला कॉन्सेप्ट ही आता है। वो हर जगह है। बचपन में भी हमें बोलते थे अरे शर्मा जी के लड़के को 99 मिल रहा है, तुम्हें क्यों 95 मिल रहा है, इसका परसेंटेज 94 था, तुम्हारा 84 क्यों है? तो ये हमारे इंडियन कल्चर में थोड़ा थोड़ा तो बचपन से ही डाल दिया गया है। तो इसीलिए हम लोग पीएचडी में आके भी वही सोचते हैं कि लाइक जैसे तब मार्क्स होता था, अभी तो मार्क्स नहीं, अभी पब्लिकेशंस है, पेटेंट्स है, अवार्ड से। तो इस पे जो है थोड़ा सा थोड़ा कम सोचिए इस सब बारे में, ज्यादा सोचिए कि आप काम को लेकर ज्यादा सोचिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट आप नया टेक्निक सीखिए ना, वो सीखिए, वो ज्यादा आपको हेल्प करेगा बाद में। कि आप सीवी में ये नहीं लिख सकते कि ना मेरा 20 पेपर है, उसका 4 पेपर है, मेरा 16 पेपर जाता है, ये तो आप सीवी में नहीं लिख सकते। आपका सीवी सिर्फ आपका है, आपका ही सीवी देखा जा रहा है। तो वैसे ही आपको सोच थोड़ा अच्छा। सही है। तो प्रीतम भैया अच्छा ये बताइए कि मतलब पता नहीं ये उड़ती खबर भी हो सकती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ कि थोड़ा सा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में टॉक्सिक माहौल भी है। सच टॉक्सिसिटी लैब स्पेसिफिक हो सकता है। राइट, लैब स्पेसिफिक ही बात क्या है? कुछ लैबों में ये तो है, ये तो मानना पड़ेगा। कैसा टॉक्सिसिटी है? मतलब मुझे जो लगता है पीआई को कभी कुछ पीआई के पास थोड़ा ईगो आ जाता है। ओके। तो मुझे एक्चुअली नहीं पता कि एक पीआई को एक स्टूडेंट के ऊपर क्यों ईगो आता है, क्योंकि एक पीआई आपने अचीव कर लिया है, यू आर ए पीआई, आपको कोई हटा नहीं सकता वहां से, आपका परमानेंट पोजीशन है। एक स्टूडेंट के पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, वो एक डिग्री लेने के लिए आया है, मैक्सिमम 2-4 पेपर आएंगे उसका,
तो आपका उससे क्यों ही दुश्मनी होगा, अनलेस एंड अनटिल कोई स्टूडेंट कुछ ऐसा करता है जो ताकि पीआई का ऊपर प्रॉब्लम्स आ गए। जैसे हो सकता है कुछ कुछ ऐसे भी एग्जांपल है कि कुछ मैनिपुलेशन किए हो कुछ ऐसे, तो फिर शायद पीआई ने सोचा है कि इसके सारे डेटा ही ऐसे है, तो आपको इंटीग्रिटी भी रखना पड़ेगा। ओके ओके। लेकिन जो वो टॉक्सिसिटी वो कुछ कुछ लैब में है, ये तो मैं नहीं बोलूँ। ईगो क्लैश की वजह से, ईगो क्लैश की वजह से ही। और कभी कभी ये होता है कि बहुत लोग, कुछ लोग जूनियर्स को हमेशा दबाना ही चाहते हैं कि नहीं तुम नीचे ही काम करोगे, तुम मेरे लेवल पे कभी नहीं आओगे। तो ये एक सुप्रीम बनने का एक जो नेपोलियन कॉन्सेप्ट है, तो ये कुछ फैकल्टी में हो सकता है, शायद है। ओके। तो उनको लगता है कि स्टूडेंट्स हमसे अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो ये भी है। तो वही जेलसी कभी कभी। तो इसको कैसे पता चलेगा कि मान लीजिए मैं हूँ, मुझे जाना है, तो मैं कैसे पता करूँ कि हाँ ऐसा वही आप देखिए अलमनाई से बात कीजिए, एक तो वही है, और एक डिपार्टमेंट में बात कीजिए। पहली बात तो ये है। बट लेकिन मान लीजिए भैया मुझे ए कोई प्रोफेसर है, उसके अंदर जाना है, और वो मैं मतलब वो टॉक्सिक है लेकिन मुझे पता नहीं है, हम उसके स्टूडेंट से लेकिन बात करूंगा तो वो तो नहीं बोलेगा। नहीं, आप इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आप सारे लैब वालों से बात कीजिए, उसका रिव्यू लीजिए। और आजकल सभी, अगर खुद कोई फंस भी गया होगा किसी लैब में जाके, तो वो खुद भी बता सकता है। 99% बता ही देते कि अरे आप मत आइए क्योंकि हम लोग खुद तो ज्यादा से ज्यादा बात करोगे तो वो चीजें आप मेल कीजिए। बहुत लोगों ने जैसे पूछा है, फिर आए हैं लैब में ज्वाइन भी किया है, ऐसे भी एग्जाम्पल्स है। और सबका अलग अलग गोल होता है कि किसी को मतलब बस डिग्री चाहिए, उनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उनके पास अच्छा नेट रैंक है, एक ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, मुझे बस डिग्री जल्दी चाहिए, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पे बन जाऊंगा, मुझे उतना हेडेक नहीं लेना। तो वैसे भी लैब है जिसमें ज्यादा आपको शायद हेडेक, मतलब बड़ा पेपर शायद आपका ना आए, लेकिन आपका डिग्री टाइम पे हो जाएगा। ओके। तो ऐसे भी मतलब सब मिलेगा यहाँ पे आपको जो चाहिए वो मिलेगा। बस आपका प्रोग्रेस 90% आपके ऊपर ही है। आपके हिसाब से तब 10% वो लक और पीआई के ऊपर। राइट। तो मुझे ये जानना है भैया कि आपके हिसाब से तब एक जो परफेक्ट तो मैं खैर नहीं कह सकता, लेकिन ऑलमोस्ट परफेक्ट जो पीआई है वो कैसा होना चाहिए? उसमें वही 3 चीजें होना चाहिए। ठीक है। एक तो हो गया, उसको पैशनेट होना पड़ेगा। बिल्कुल सही। पैशनेट होना पड़ेगा, स्टूडेंट्स का अच्छा सोचना पड़ेगा कि मेरा मतलब ये एक चीज है कि आपके स्टूडेंट्स ही आपका नाम आगे ले जाएंगे। एग्जैक्टली। जैसे मेरे जो पीआई के जो पीआई है, उनके बहुत सारे अभी स्टूडेंट फैकल्टी बन चुके हैं, तो उनके सारे स्टूडेंट्स अपने पीआई का नाम करते हैं क्योंकि वो इतने अच्छे थे, उतना हेल्पफुल थे। तो वैसे ही तो हम मतलब अगर पीआई को हमेशा यही सोचना चाहिए कि मैं और स्टूडेंट्स का कैसे और अच्छा करूं, ताकि थोड़ा सा अगर हेल्प भी कर दे कहीं पे इधर उधर तो भी बहुत वो स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा होता है। और जो थर्ड है वो मेनली आपका लैब का जो सेटअप है या फिर लैब का इंस्ट्रूमेंटेशन, फंडिंग इशू, वो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। ओके। ये मेनली 3 चीजें, मतलब एक हो गया आपका फंडिंग हो गया, एक हो गया आपका स्टूडेंट्स का अच्छे सोचना, और एक साइंस में पैशनेट होना पड़ेगा। भाई इतने से आराम से काम चलेगा, इतने से आपको पूरा पीएचडी आराम से ही चलेगा। राइट। पीएचडी का नहीं बोल सकता, लेकिन एटलीस्ट लैब लाइफ आपका अच्छा जाएगा। राइट। तो और मुझे ये भी जानना है कि एक रिसर्चर कैसा होना चाहिए? एक रिसर्चर को 2 चीजें मेनली करना चाहिए। ओके। एक है आप रिसर्च से पैशनेट हो, आपका इंटीग्रिटी रिसर्च के प्रति हमेशा होना चाहिए। ठीक है। आप ऑनेस्ट, आप अपने फायदे के लिए आप कुछ ऐसा काम मैनिपुलेशन वगैरह ना करें ताकि वो आपको भी प्रॉब्लम देगा, आपके पीआई को भी प्रॉब्लम देगा, पूरे लैब को प्रॉब्लम। राइट। तो ये एक हो गया, पूरा रिसर्च के लिए पैशनेट हो गया। और थोड़ा मतलब हेल्पफुल भी होना चाहिए ताकि आप सीखते हो, आप सिखा के भी सीखते ही हो। राइट। सिखा के बल्कि ज्यादा सिखा के ज्यादा सीखते हो। तो थोड़ा अगर सब हेल्पफुल बने तो 1-2 लोगों के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आता है।
एग्जैक्टली जो कुछ लोग होते हैं जो सबको हेल्प करते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं, कुछ लोग किसी को हेल्प नहीं, लेकिन उनका ज्यादा डिले होता है। होगा ही वो इसीलिए बोल रहा हूँ, सबको थोड़ा अगर सब हेल्पफुल थोड़ा थोड़ा करके बने तो ऐसे किसी के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा उतना। और बाकी जो है वो थ्रू आउट द जर्नी आप वो तो सीख ही लोगे। बाकी ऐसा कोई नुस्खा तो है नहीं कि ऐसे करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। हो सकता है कभी कभी प्रोजेक्ट एकदम आपको लगता है जब आपने स्टार्ट किया बहुत इजी है, फिर बट ऑलमोस्ट 90% होने के बाद आपको पता चल रहा है कि अरे इसमें ये दिक्कत है, वो सॉल्व नहीं हो रहा, फिर आपको शायद 1-2 साल लग गया वो सॉल्व करने में। तो बोल नहीं सकते ना कभी। लैब लाइफ आपको अगर अच्छा है, आपको काम करने में मजा आता है, रोज सुबह उठ के आप लैब में आ रहे हो, आप खुशी से आ रहे हो, कोई प्रेशर नहीं है ज्यादा, तो आपका बाकी तो पीएचडी हो ही जाएगा आराम से, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। राइट। अच्छा भैया ये बताइए, इसमें जो है ना ये फंडिंग का जो आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे लैब्स हैं जिसमें 5+ ईयर्स लगते हैं, राइट? मतलब वो लैब ही ऐसे डिजाइन है या फिर ऐसे उसमें काम ही है थोड़ा ज्यादा टाइम लग ही जाता है। अब फेलोशिप तो 5 ही साल मिलेगी, विदाउट फेलोशिप सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल भी है। तो क्या है इसमें, मतलब स्टूडेंट का कुछ मतलब सॉरी ये इंस्टीट्यूट का कुछ नॉर्म है कि 5 साल के बाद भी वहां पे लैब में कुछ फंडिंग दी जाती है, या फिर जो उनका पीआई है वो फंडिंग देता है, या फिर फंडिंग मिलती ही नहीं है, आप अपने जो आप सेविंग्स की उस पर खर्चा चलाओ, क्या है? एक्चुअली अगर टाइम पे सब कुछ हो रहा है तो 5 साल में आपका थीसिस सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है 5 साल बहुत लंबा टाइम, लेकिन वही आपको फर्स्ट ईयर से थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि आपका काम पे फोकस ज्यादा हो और बाकी चीजों में आप थोड़ा कम इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये एक हो गया। तो अगर आपके 5 साल हो गए लेकिन नहीं हुए, तो कभी कभी 2 चीजें कि कुछ इंस्टीट्यूट्स वो आपको कुछ 5,000 मंथली ऐसा कुछ देते हैं, उसको पेंशन एज ए पेंशन बोलते हैं। ये कुछ इंस्टीट्यूट है, लेकिन और बाकी जो होता है पीआई के पास अगर प्रोजेक्ट होता है तो वो आपको एज ए जीआरएफ या फिर एसआरएफ जिसमें आप एलिजिबल हो वैसा आपको सैलरी वो दे सकते हैं। ओके। तो ये बहुत पीआई करते हैं, जैसे मेरे पीआई ने भी ऐसे किया है ताकि, तो इसीलिए थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है। हाँ, वही आप अगर स्टूडेंट्स को पीआई जब हेल्प करता है तो वो इनफ। बात सही है सर। और बाकी इंस्टीट्यूट का ऐसा कुछ नॉर्म नहीं रहता? इंस्टीट्यूट सबको नहीं दे सकता। इंस्टीट्यूट अगर सबको ऐसा देने लगा तो बहुत लोग इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। यही बात है कि कुछ पीआई को लगता है अरे इसको तो पैसा मिल रहा है कि थोड़ा और एक्सटेंशन वो कर भी लेगा तो उसको क्या है। तो सबके प्रोज है, सबके कॉन्स, प्रोज और कॉन्स। लेकिन वही सबको ये सोचना है कि एटलीस्ट 5 साल में सबका थीसिस सबमिट हो जाए, आप पोस्ट डॉक के लिए या फिर और इंडस्ट्री जॉब जिसमें इंटरेस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जब तक बाय द टाइम आपका डिफेंस का टाइम है आपके पास कुछ हाथ में जॉब हो। राइट। ठीक है भैया, आपसे बातें करके तो बहुत सारी चीजें पता चली बहुत सारी चीज लोगों को भी पता चली होंगी, और हमारे आइजर भोपाल केमिस्ट्री में क्या काम चल रहा है, लोग कैसे काम करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना चाहिए, वो पता चला काफी सारे लोगों को। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगा और फिर उसके बाद हम लोग ये वाली कन्वर्सेशन एंड करेंगे। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि कोई पीएचडी का कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि अनपॉपुलर है, या फिर लगता तो है कि हाँ यार ये होगा लेकिन ये होता नहीं है, कौन सा ऐसा एक पॉइंट है ड्यूरिंग रिसर्च या ड्यूरिंग पीएचडी? इसका कौन सा पॉइंट है जो एक होता है मतलब बोलना होता है ये बहुत लोग एक्चुअली थोड़ा डिप्रेस तो हो जाते हैं, ये सच बात है। ओके। क्योंकि ही ओवर द इयर्स अगर आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन आपका जैसे आप रिजल्ट्स नहीं चाह रहे वैसे मिल नहीं रहा, या फिर जो रिजल्ट आ रहा है वो प्रॉपर नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके डिप्रेशन आने लगता है कि आपका उम्र होता जा रहा है, आप आफ्टर सम टाइम आप दूसरे जॉब्स के लिए शायद एलिजिबल भी नहीं होंगे क्योंकि उसका भी एक एज गैप होता है। तो ये एक सच बात ही है, मैं बोलना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें शायद 2 या 3% लोग ही जाते होंगे, बाकी बहुत लोग इसको क्रॉस करके जाते हैं। ओके, तो मतलब ये डील करना ही है बीच में, ऐसा कभी कभी हो सकता है, ये सच बात है। लेकिन वही है, काम आप करते रहिए, आपको वही सपोर्टिव पीआई अगर होता है तो आपका लाइफ बहुत आसान हो जाता है। और दोस्त बनाइए, आप अच्छे दोस्त बनाइए फर्स्ट ईयर से लेके
उसके लाइक आजीवन दोस्त रहे ऐसे वाले, और अपना जरूरत के हिसाब से दोस्त ना बनाइए। ओके। ये थोड़ा सा मतलब ये जरूरी पॉइंट है कि जरूरत के हिसाब से बनाओगे तो फिर पता चलेगा जरूरत पड़ेगी तो फिर तो आपको अगर किसी दोस्त के लैब का जरूरत है उसको आप दोस्त बना लेंगे पहले, आपको लगता है कि हाँ ये जरूरत है, तो ऐसा दोस्त नहीं, दोस्त सिर्फ दोस्ती के लिए दोस्त बनाइए जो आपको मॉरल सपोर्ट दे, मेंटल सपोर्ट दे, ऐसे ही। राइट। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए ही आपको अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है और मेहनत करते रहनी है, लगातार काम करते रहना है और कुछ ना कुछ हो ही जाएगा अच्छा उसमें। ज्यादा PhD जब मिल जाएगा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। राइट। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ हम लोग ये वाला एपिसोड अब एंड करेंगे। आज हमारे साथ थे डॉक्टर प्रीतम भैया, इन्होंने काफी अच्छी इंसाइट्स जो है शेयर की हमारे साथ, जिससे हमने काफी चीजें सीखी। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी भैया का वेबसाइट, इनका गूगल स्कॉलर का लिंक वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनके रिसर्च पेपर से इनकी ईमेल आईडी निकाल के आप इनको ईमेल कर सकते हैं। जेन्युइन अगर कोई आपके पास बात होगी तो जरूर रिप्लाई करेंगे, फालतू बातें ना पूछे तो ज्यादा सही होगा। जेन्युइन चीजें पूछें और जेन्युइन आंसर आपको मिलेगा और आप अपनी रिसर्च के करियर को भी एक ऑप्शन बना सकते हैं। तो देखते रहिए रिसर्च अनप्लग्ड और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे हम लोग नए नए गेस्ट लाते रहे। थैंक यू सो मच।